दोस्तों ओयो आज दुनिया भर में करीब 800 शहरों में 43,000 से ज्यादा होटल ओन किया करते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई कस्टमर ओयो में अपना होटल बुक करता है और वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो होटल ओनर कहता है कि हम तो ओयो में लिस्टेड ही नहीं है। और जब कस्टमर ओयो को कॉल करके रिफंड क्लेम करने की कोशिश करता है तो उसके पैसे ओयो के अकाउंट में फंस जाया करते हैं। दोस्तों ऐसा भारत के हर शहर में आज ओयो के कस्टमर्स के साथ हो रहा है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में ओयो मार्केट में फेल हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या गलतियां ओयो आज की डेट में कर रहा है जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से ओयो मार्केट में आने वाले टाइम में हो सकता है रेलेवेंट न रहे। अगर आप भी ओयो होटल यूज करते हैं तो आज का ये एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर ओयो काम कैसे करता है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों ओयो की मार्केट में शुरुआत 3 बड़ी नीड्स को देखते हुए थे। जब भी कोई कस्टमर होटल बुक किया करता था और जब वो होटल में जाता था तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता था, उसे गंदगी का सामना करना पड़ता था। होटल की वॉश बेसिन या तो गंदी रहा करते थे, नहीं तो टॉयलेट गंदे रहा करते थे, और फिर पिलो और ब्लैंकेट्स तो काफी ज्यादा गंदी हालत में होते थे। साथ ही दोस्तों जब लोग चेक इन क्या करते थे तो उसमें उन्हें काफी टाइम तक वेट करना पड़ता था, जिस वजह से एक ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भारत के मार्केट में होटल्स का बिल्कुल खराब था। दूसरी मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपल्स के लिए हुआ करते थे। जब भी कपल्स होटल बुक किया करते थे और जब वो होटल में जाते थे तो होटल ओनर कपल देख के उनको मना कर देता था, या अगर कोई कपल होटल के रूम में है तो कोई भी आकर उनसे सवाल जवाब करता था, जिसकी वजह से कपल्स होटल में जाने से डरा करते थे। तीसरी बड़ी जो मार्केट की नीड थी वो ये थी कि होटल्स इंडिया में बहुत सारे थे लेकिन उनके पास कस्टमर्स नहीं हुआ करते थे। इंडिया के हजारों बजट होटल के करीब 50% रूम्स हमेशा खाली रह जाया करते थे। और मार्केट की इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम की शुरुआत की, जो कि बहुत ही जल्द 5 सालों के ही अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। दोस्तों बेसिकली ओयो एक एसेट लाइट मॉडल पे काम किया करते हैं, जिसमें उनका बेसिकली काम होता है कि वो कस्टमर और होटल्स को साथ मिलाने का काम करते हैं और बीच में ओयो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। यही सेम बिजनेस मॉडल हम जोमैटो और स्विगी का भी देख सकते हैं, जिनका काम होता है कि वो कस्टमर और रेस्टोरेंट ओनर्स को मिला दिया करते हैं। इसके साथ ही आप ओला उबर में भी यही देखेंगे कि वो भी यही काम करते हैं। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर और ड्राइवर एक साथ मिल सकें। ओयो को मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 लोगों से डील करना पड़ता है, एक होटल्स और दूसरे कस्टमर्स। तो सबसे पहले उन्होंने होटल्स के साथ काम करना शुरू किया। इन्होंने होटल के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ बिहेव करना है। इसके साथ ही ओयो ने खुद के कुछ पैसे लगाकर होटल्स को पूरी तरीके से चमका दिया, मतलब पूरी तरीके से क्लीनिंग उन्होंने मेंटेन की। होटल के पिलो, बेडशीट ये सब हर बार नए तरीके से चेंज किए जाएंगे। इसके साथ ही कस्टमर को चेक इन और चेकआउट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब कुछ ओयो ने इंश्योर किया होटल्स के साथ मिलकर। इसके बाद उन्होंने कस्टमर्स को अप्रोच करना चालू किया। साथ ही कपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओयो डायरेक्टली लिस्ट कर देता है कि कौन कौन से होटल्स ऐसे हैं जो कि कपल फ्रेंडली हैं। इस वजह से कपल्स उसी होटल्स में जाते हैं जिसमें कपल्स को इनवाइट किया जा सकता है। यहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ आप कस्टमर के साथ जाकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही ओयो ने रियलाइज किया कि इंडिया में बहुत सारे होटल हैं जो कि अपने अलग अलग नाम से ऑपरेट किया करते हैं और जिनको कोई नहीं जानता। और यहीं पे ओयो ने अपना ओयो रूम्स का हर होटल को नाम दे दिया, जहाँ पे हर होटल उनकी एक फ्रेंचाइजी की तरह हो गया। इस तरह शुरुआत के समय ओयो ने इंडिया के सारे बड़े शहरों में अपने रूम्स खोल लिए। अब हर तरफ ओयो ने अपनी इस तरीके से ब्रांडिंग कर दी मार्केट में। वहीं दूसरी तरफ जब ओयो ने कस्टमर्स को समझाना चालू किया तो उन्होंने देखा कि कस्टमर्स की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है होटल्स के साथ। उन्होंने देखा कि कस्टमर्स को सिर्फ एसी चाहिए रूम में, इसके अलावा रूम में फोन चलाने के लिए उन्हें वाईफाई चाहिए, और इसके साथ ही अगर सुबह सुबह फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाए तो कस्टमर बिल्कुल खुश हो जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब कुछ कस्टमर को दे दिया जाए। दोस्तों ओयो पूरी तरीके से होटल इंडस्ट्री को रेगुलराइज कर रहा था, जिसकी वजह से उनको फंडिंग काफी तेजी से मिलती गई। जहां साल 2015 में इनकी वैल्यूएशन करीब $400 मिलियन की, तो 2018 आते आते करीब $5 बिलियन तक पहुंच गए और ओयो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए, वो भी सिर्फ 5 सालों के ही अंदर। और इसके साथ ही रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। ओयो का बेसिकली काम होता है कि वो अपने ऐप के थ्रू कस्टमर को होटल से मिलाते हैं, जिसमें वो करीब 20% होटल ओनर से चार्ज किया करते हैं। ओयो मैनेजमेंट को पता था अगर उनको पूरे इंडिया और दुनिया में बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उनको होटल्स को अपने साथ लेना होगा, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स होटल ओनर्स को देने शुरू कर दिए। इस वजह से इंडिया में गली गली में ओयो होटल्स खुलते गए। लेकिन साल 2019 के बाद ये मार्केट अब पूरी तरीके से खराब होने लगा, क्योंकि ओयो ने होटल ओनर्स से अब बहुत ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया। जहां ओयो पहले 20% ही होटल से चार्ज लिया करते थे,
वो अब कई सारे चार्जेस मिला के करीब 50 से 60% तक हो गया। इसके साथ ही ओयो ने एक पोर्टल दिया हुआ था होटल ओनर्स को, और जब भी कोई बुकिंग होते थे तो होटल ओनर को पता चल जाता था। ओयो यहाँ पे ये करने लगा कि बिना कोई बुकिंग हुए वो होटल ओनर से पैसे काटने लगा, और जब भी कोई होटल ओनर रिफंड के लिए बोलता तो उनको उनके पैसे नहीं मिलते थे। दोस्तों, ओयो अब पूरी तरीके से वैल्यूएशन पे काम कर रहे थे। जहां पर उनकी सबसे पहली नजर प्रॉफिटेबिलिटी पे थे, तो वो पूरी तरीके से फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जिसकी वजह से उन्हें और फंडिंग मिल सके। इसलिए वो होटल ओनर्स से बहुत ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर 1000 कंप्लेंट होटल ओनर्स से आते थे तो उसमें से सिर्फ 200 लोगों को ही रिफंड दिया जाता था। इस वजह से होटल ओनर्स ने इनके प्लेटफॉर्म को छोड़ना चालू कर दिया। अप्रैल 2021 में 500 से ज्यादा होटल्स ने एक हफ्ते के अंदर ओयो होटल्स छोड़ दिया। साथ ही ओयो रूम्स के ऊपर कई सारे होटल ओनर ने फ्रॉड के केस भी रजिस्टर किए। दोस्तों, अब हम पूरा ओयो का बिजनेस पोर्टल समझें तो उनका पूरा रेवेन्यू 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, एक उनके कस्टमर्स और दूसरे उनके होटल्स। तो अगर होटल्स कम होते जाएंगे तो इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा, जो कि कस्टमर के साथ देखने को आज की डेट में मिल रहा है। आज कोई भी कस्टमर जब ओयो रूम में होटल बुक करता है और फिर जब वो होटल में जाता है तो उस प्रॉपर्टी का ओनर कहता है कि हमने तो 2 साल पहले ही ओयो से अपनी लिस्टिंग हटा ले थे, होटल ओयो का साथ छोड़ चुके थे। लेकिन अभी भी ओयो ने अपने पोर्टल पे उन सबको लिस्ट करके रखा है ताकि वो ये दिखा सकें कि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। इस वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से खराब होता है, और इसके बाद जब कस्टमर को रूम नहीं मिलता है और वो इनके कंज्यूमर फोरम पे कॉल करता है तो पहले तो कोई कॉल रिसीव नहीं करता, और जब कॉल रिसीव किया जाता है तो कस्टमर का रिफंड वहां पे फंस जाता है और कस्टमर को रिफंड नहीं मिलता। इसके साथ ही जब कोई कस्टमर ओयो पे डिस्काउंट देके होटल बुक करता है और जब वो होटल में जाता है तो होटल वाले उससे एक्स्ट्रा चार्ज क्या करते हैं, और अगर कोई कस्टमर रात के टाइम पे पहुंचता है तो ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है किसी भी कस्टमर के लिए, क्योंकि उसे रात में तो रुकना ही पड़ेगा उस होटल में। इसके साथ ही दोस्तों, अगर कोई कस्टमर होटल भी बुक करता है तो उसको आजकल क्लीनिंग के भी कई सारे इश्यूज दिखाई देते हैं। आप ओयो के किसी भी सोशल मीडिया पे जाके ये सारे क्वेश्चंस लोगों के देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिफंड क्लेम किया है। आप ओयो के रिव्यू और रेटिंग भी जाके देखेंगे तो 2 स्टार से ज्यादा ओयो की रेटिंग कहीं भी दिखाई नहीं देते। आज की डेट में इन सब का असर ओयो की फाइनेंशियल रिपोर्ट पे भी दिखाई दे रहा है। अगर हम ओयो का फाइनेंशियल रिपोर्ट 2020 का रेवेन्यू देखें तो वो 13,413 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू सिर्फ 4,157 करोड़ था, जो कि थोड़ा सा बढ़ के 4,905 करोड़ हुआ 2022 में। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इनका 1,504 करोड़ का रेवेन्यू है। जिन 3 चीजों के लिए कंपनी स्टार्ट हुए थे उनमें 2 चीजें कंपनी बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पा रही है। न तो वो अपने होटल ओनर्स को पूरी तरीके से खुश रख पा रही है, और न ही वो अपने कस्टमर्स को पूरी तरीके से खुश कर पा रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे वैल्यूएशन का प्रेशर है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के एक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।